तो एनिमे की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि लॉस्टवुड नाम के जंगल में एक बंदा अपना महल बनाकर वहाँ रह रहा है। ये एक ऐसा सॉर्सरर है जिससे लोग नफरत करते हैं और काफी ज्यादा डरते भी हैं। और इस बंदे का नाम है जागन। और इस समय जागन काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। उसके सामने एक एल्फ है जो कि एक गुलाम है और वो उससे पूछती है कि वो उसे किस तरह मारने वाला है। और ये बात सुन के जागन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है आखिर इससे किसने कहा कि मैं इसे मारने वाला हूँ। और जागन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि जिस लड़की को तुम सबसे ज्यादा पसंद करो उससे आखिर बात कैसे करते हैं। मतलब कि जागन इस एल्फ को पसंद करता है पर लेकिन ये लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा है मेरी तरह। और जागन अपने मन में सोचता है कि ये सब वहाँ से शुरू हुआ था और हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ था। पर लेकिन वो लड़की तभी उस सिपाही को थप्पड़ मार देती है जिससे उस बंदे के चेहरे की चमड़ी निकल जाती है और उसका भयानक चेहरा सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है आखिर तुम कौन हो। पर लेकिन वो सिपाही एक चाकू निकाल लेता है और उस लड़की के कपड़ों को काट देता है और कहता है तुमने इस चीज की उम्मीद नहीं की होगी। और वो बंदा कहता है कि सभी जिंदा वर्जन्स का चेहरा बहुत ही ज्यादा उत्पीड़क होता है। और उसकी ये सब बातें सुनकर उस लड़की को पता चल जाता है कि ये बंदा एक सॉर्सरर है और वो लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगती है। पर लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं तुम्हारा शरीर पाकर उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। पर लेकिन तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है और उसका सर पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम किसी दूसरे की जगह पर कैसे घुस सकते हो। मैं अपने महल में सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर लेकिन इस लड़की के चिल्लाने से मेरी आंख खुल गई। और ये सुनकर वो दूसरा बंदा कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सॉर्सरर हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपने रिसर्च को तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। जिस पर जागन कहता है कि मुझे ऐसी सॉर्सरी के बारे में नहीं जानना जिसके अंदर किसी की जान ली जाए। और वो उस बंदे का सर फोड़ देता है और कुछ खून के छींटे उस लड़की के चेहरे के ऊपर भी जाते हैं जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। पर लेकिन उस लड़की की हालत को देखने के बाद जागन कहता है कि जागने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा डरने वाली है पर लेकिन मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और जागन अपने एक स्पेल का यूज करता है जिसका नाम होता है रिबाउंड साइकिल और सब कुछ रिवर्स होने लगता है। उस लड़के के कपड़े और उस बंदे का सर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और जागन कहता है कि इस लड़की के उठने के बाद इसे ऐसा लगेगा जैसे इसने कोई सपना देखा। पर लेकिन जागन की नजर उस लड़की के लॉकेट पर जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये लड़की चर्च से है। चर्च जो कि सभी सॉर्सरर का दुश्मन है पर लेकिन जागन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर जागन अपने एक स्पेल का यूज करके उस लड़की को टाउन के पास टेलीपोर्ट करने के लिए सोचता है। पर लेकिन तभी वो देखता है कि कोई उसके स्पेल के साथ छेड़खानी कर रहा है और वो पीछे मुड़ के कहता है कि बारबाडोस तुम्हें मेरे स्पेल के साथ ऐसी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और तभी हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो जागन से कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिस पर जागन कहता है कि मैं बस उन लोगों को सबक सिखा रहा था जो मेरे यार्ड में शोर शराबा कर रहे थे। जिस पर बारबाडोस कहता है कि हम सॉर्सरर हैं और हमारी ताकत को बढ़ाना ही बस मायने रखता है, ना कि दूसरों की जिंदगी। और वैसे भी हम इन्हीं लोगों को मारकर अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। और बारबाडोस उस लड़की को देखकर कहता है कि इसके अंदर तो काफी ज्यादा माना है, क्या तुम इसे सेक्रीफाइस करने वाले हो। जिस पर जागन कहता है कि किसी को मारकर अपनी ताकत को बढ़ाना मेरे हिसाब से एक बेवकूफी है। और जागन उस लड़की को वहाँ से टेलीपोर्ट कर वहाँ से जाने लगता है, ये बोलते हुए कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ काम है तो बाद में आना। जिस पर बारबाडोस कहता है कि तुम जागने के लिए अपने स्पेल का भी यूज कर सकते हो। जिस पर जागन कहता है हाँ बिल्कुल, उसी का इस्तेमाल करके तुम्हारे आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके हैं। बारबाडोस कहता है कि हमें हमारे शरीर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जिससे हम काफी समय तक जिंदा रह सकते हैं, पर लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। और बारबाडोस कहता है कि आर्क डीमन में से मार्कोस मारा जा चुका है। और ये सुनकर जागन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर हमें आर्क डीमन के बारे में बताया जाता है। ये टाइटल उन्हें मिलता है जिसके अंदर काफी ज्यादा माना होता है और वो लो रैंक सॉर्सरर को भी ऑर्डर दे सकते हैं। उनके पास ये अथॉरिटी आ जाती है और 13 आर्क डीमन में से सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला बंदा कल ही निपट चुका है। अब बारबाडोस कहता है क्या तुम्हें और भी कुछ जानना है, पर लेकिन रुको तुम तो सोने जा रहे थे ना। जिस पर जागन कहता है तुझे बताना है तो बता, पर लेकिन मेरा दिमाग खराब मत कर। बारबाडोस बताता है कि आर्क डीमन मार्कोस की संपत्ति में जो भी था उसे ऑप्शन के थ्रू आज बेचा जाने वाला है। अब हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑप्शन होने वाला है। वहाँ पर बारबाडोस और सागन साथ में जा रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि बारबाडोस सागन के पास उधार मांगने के लिए आया होता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। सागन कहता है कि तुम किसी और से उधार क्यों नहीं मांग सकते हो। जिस पर वो कहता है नहीं, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई भी उधार नहीं देगा। बारबाडोस कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियां सेट करके दे सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि सागन को लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर लेकिन उसे लगता है कि लड़कियां सिर्फ मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। पर लेकिन सागन नोटिस करता है कि गार्ड्स कुछ ज्यादा ही चौकन्ने हैं। जिस पर बारबाडोस बताता है कि कुछ बेवकूफ लोग लड़कियों को उठाकर उनके ऊपर सॉर्सरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लगता है कि वो लोग किसी रिचुअल को परफॉर्म करना चाहते हैं। और ये सुनकर सागन सोचता है लगता है वो किसी पावरफुल चीज को समन कर रहे हैं जैसे कि कोई डीमन। पर लेकिन वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और बारबाडोस सागन से पूछता है कहीं तुम तो ये किडनैपिंग नहीं करवा रहे हो। सागन कहता है ये सब बेवकूफी है। जिस पर बारबाडोस कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारे इतने दोस्त नहीं कि तुम्हें वो बचा सके। जिस पर सागन कहता है कि मुझे कभी उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद वो दोनों नीलामी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हजारों की संख्या
संख्या में लोग आए हुए थे। वहाँ पर काफी ज्यादा चीजों की नीलामी हो रही थी और काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी वहाँ पर आए हुए थे, जैसे कि किमेरिस द ब्लैक ब्लेड, ग्रिमोरी द एन्चेंट्रेस और वेलवोल द अवेरिजन। और ये टाइटल सोर्सरर जितना ही पावरफुल है और ये लोग कैंडिडेट बन चुके हैं आर्क डीमन बनने के लिए। और दूसरी तरफ ग्रिमेरिस ग्रेमेरी को पूछती है कि आखिर ये बिखरे बालों वाला आदमी है कौन। ग्रिमेरिस बताता है कि ये बारबाडोस द गिलमेट्री है और जो उसके बाजू में है उसका नाम है सागन। ये काफी ज्यादा जवान है पर लेकिन इसके पास कोई भी टाइटल नहीं है, पर लेकिन फिर भी आर्क डीमन के कैंडिडेट में उसका भी नाम आता है। और उस ऑप्शन की आखिरी चीज सभी के सामने लाई जाती है और ये चीज आर्क डीमन मार्कोथियस की खुद की जागीर है। इनके बीच एक डील हुई थी पर लेकिन मार्कोथियस के मरने के बाद वो डील टूट चुकी है, इसलिए अब हम इसका एक नया मालिक खोज रहे हैं। और ये नॉर्डन होली लैंड की लेजेंडरी रेस की एक मेंबर होती है जो कि एक एल्फ है। और जागन उस एल्फ को देखता ही रह जाता है और वो ऑप्शन वाला बोलता है कि आप सब जानते ही होंगे कि एल्फ भगवान के कितने ज्यादा करीब होते हैं और ये तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है और जो उसकी मैजिकल प्रॉपर्टी है वो इसे और भी ज्यादा कीमती बना देती है और आप इस एल्फ का इस्तेमाल किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो हम इसकी बोली की शुरुआत करते हैं 10,000 गोल्ड कॉइन से और तभी एक आवाज आती है कि 1 मिलियन और ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये और कोई नहीं जागन होता है। तभी बारबाडोस कहता है कि मैं मानता हूँ ये लड़की एक एल्फ है पर लेकिन इसके लिए इतनी रकम देना ठीक नहीं होगा। पर लेकिन पहली नजर में इस जागन को इस लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसकी मदद करना चाहता है, उसको मुस्कुराते हुए देखना चाहता है और उसे छूना चाहता है। बारबाडोस पूछता है आखिर तू इस लड़की का करेगा क्या, जिस पे जागन ऐसे एक्सप्रेशन देता है जिसको देखकर तो बारबाडोस भी डर जाता है और जागन उड़ते हुए उस लड़की के पास चला जाता है और वो सोचने लगता है आखिर मैं इससे क्या बात करूं, इसकी आंखों में कोई चमक नहीं दिख रही। पर लेकिन तभी वो उसके गले में उस जंजीर को देखता है और पूछता है आखिर ये क्या है। और ऑप्शन वाला बंदा बताता है कि ये कॉलर उसके माना को काबू में रखता है जिससे वो कहीं भाग नहीं सकती है और हम में से इसे हटाना कोई भी नहीं जानता है। जागन पूछता है आखिर ये होश में तो है ना, जिस पर वो बंदा बताता है ये हमेशा ऐसी ही रहती है और इसके ऊपर मामूली सॉर्सरी का कोई भी असर नहीं होता है। और जागन मन में सोचता है कि मैं इससे बात करना चाहता हूँ और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता हूँ इसकी आवाज सुनने के लिए। और उसके इस एक्सप्रेशन को देखकर वो बंदा और काफी ज्यादा लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको तो ये लगेगा ये बंदा कुछ गलत करना चाहता है। अब सभी लोगों के एक्सप्रेशन को देखकर जागन सोचने लगता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जागन उस एल्फ को अपने महल में लेकर आ चुका था और गैस ये वही सीन है जो हमें शुरू में दिखाया गया था और जागन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की से क्या बात करे। जागन सोचता है क्या मैं इससे कहूँ कि आसमान कितना साफ है, पर लेकिन रुको बाहर तो बिजली कड़क रही है, क्या मैं इससे कैसल के बारे में बात करूं, पर लेकिन नहीं ये तो काफी ज्यादा डरावना है ना। और वो सोच ही रहा होता है पर लेकिन तभी वो एल्फ कहती है मास्टर क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ। जागन उसकी ये मीठी आवाज पहली बार सुन रहा होता है और वो बोलता है कहो क्या बात है। पर जागन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इतना रूड क्यों हो रहा हूँ। और तभी वो एल्फ कहती है कि मास्टर मैं किस तरह मरने वाली हूँ। और ये सुनकर जागन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। जिस पर वो एल्फ कहती है क्या आप मुझे मौत से भी ज्यादा बदतर सजा देने वाले हैं, क्योंकि उस महल के अंदर काफी ज्यादा सामान रखा हुआ था जो कि सजा देने में काम आता है। और ये देखकर जागन सोचता है कि ये सब मेरा नहीं है, इस महल के पुराने मालिक का है। अब फालतू में कौन सफाई करे इसलिए मैंने इसे फेंका नहीं और इधर ही रहने दिया। अब जागन कहता है कि तुम मुझे देखकर बता सकती हो कि मैं एक सॉर्सरर हूँ, पर लेकिन मुझे दूसरों को सताने या परेशान करने में मजा नहीं आता है। इसके अलावा वो उस एल्फ से और कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उससे कैसे बात करे। बेचारा उससे उसका नाम भी नहीं पूछ पा रहा होता है। पर लेकिन तभी वो एल्फ उसको अपना नाम बताती है जो है नेफेलिया। और ये सुनकर जागन अपने मन में सोचता है कितना ज्यादा प्यारा नाम है और वो उससे उसके फैमिली नेम के बारे में पूछता है, जिस पर नेफेलिया बताती है कि उसका कोई भी फैमिली नेम नहीं है, अगर वो चाहे तो वो उसको नेफी बुला सकते हैं। जागन अपने मन में बोलता है कि इसका निकनेम कितना ज्यादा प्यारा है और वो उससे पूछता है कि एल्फ में फैमिली का नाम ना होना क्या कोई आम बात है। नेफेलिया बोलती है नहीं मैं एक कर्स चाइल्ड हूँ और वैसे आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। अब इससे पहले कि सागन कुछ बोल पाता नेफेलिया बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए मैं एक वर्जन हूँ। और सागन शर्मा जाता है और कहता है आखिर तुम ये सब क्या बोल रही हो। जिस पर नेफेलिया कहती है मुझे लगा कि आप एक सब्जेक्ट के रूप में मेरी वैल्यू देख रहे हैं ताकि आप मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर पाओ। जिस पर सागन बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला हूँ। जिस पर नेफेलिया बोलती है तो आपने मुझे क्यों खरीदा। उन दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है और सागन कहता है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर लेकिन हम तो जानते हैं कि सागन को ये पसंद है इसलिए इसने इसे खरीदा है। सागन अपने मन में सोचता है कि अब हम दोनों साथ में रहने वाले हैं तो इससे मुझे देखने का नजरिया बदलना होगा। पर लेकिन एक मिनट क्या मैं इस प्यारी लड़की के साथ एक साथ रहने वाला हूँ, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। इसके बाद सागन नेफिलिया के पास जाकर कहता है कि नेफी अब मैं तुम्हें एक कमरा देने वाला हूँ, तुम अपनी मर्जी से कोई भी कमरा चुन सकती हो। जिस पर नेफी बोलती है क्या आप मुझे कमरा चुनने के लिए दे रहे हैं, क्या मैं उसके अंदर मरने वाली हूँ। जिस पर सागन कहता है कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ मैं तुम्हें नहीं मारने
वाला हूँ। जिस पर नेफी बोलती है अगर आप मुझे नहीं मारने वाले हो तो आपने मुझे क्यों खरीदा। और उसकी ये बात सुनकर जागन कहता है अरे हाँ, इसको पकड़कर गुलाम बनने के लिए बेच दिया गया और इसे कहा जाता होगा कि तुम बस एक चीज हो जिसे कोई भी खरीद के एक्सपेरिमेंट कर सकता है। मुझे नहीं पता कि कर्स चाइल्ड वाला आखिर मामला क्या है, पर लेकिन इसे देखकर नहीं लगता कि इसके पास लौटने के लिए कोई घर है। शायद ये भी मेरी तरह है, ना ही मेरे पास घर था ना ही माता पिता। जितना कि मुझे याद है मैं शुरुआत से ही कचरे में जीता आया हूँ और तब से लोग मुझे जागन कहने लगे। और जागन नेफिलिया को कहता है मैंने तुम्हें इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम आज से मेरे लिए जिंदा रहोगी। जो सुनकर नेफिलिया हैरान होती है और कहती है ठीक है। तो गाइस इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर देना, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि जेगन नेफिलिया को उसका कमरा दिखाने के लिए उसे ले जाने लगता है। जेगन नेफिलिया से पूछता है क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, जिस पर नेफिलिया बोलती है नहीं, आप चाहे तो मुझे फांसी पर लटका सकते हैं। जेगन नेफिलिया को बोलता है कि अब तुम जबरदस्ती क्यों मरना चाहती हो, और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं, पर लेकिन तभी नेफी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी जेगन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जरा देख कर चलो, और वो उसे कमरे की तरफ ले जाने लगता है। पर लेकिन वो देखता है कि उसने अभी तक नेफी का हाथ पकड़ा हुआ है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। पर लेकिन वो जैसी तरह उसे ऊपर वाले कमरे तक ले जाता है। तो जेगन नेफी से कहता है कि मैंने अभी तक इस कमरे का इस्तेमाल नहीं किया तो शायद ये छोटा हो सकता है, पर लेकिन ये कमरा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और ये देखकर जेगन दरवाजे को तुरंत ही बंद कर देता है। और ये देखकर नेफी जेगन से कहती है अगर आप चाहे तो मेरी गर्दन काट सकते हैं मास्टर। पर लेकिन तभी जेगन कहता है कि ये तो बस मैंने अपने दुश्मनों के लिए जाल बिछा के रखे होते हैं। और यहाँ पर जेगन झूठ बोल रहा होता है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर क्या कहे। इसके बाद जेगन अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और उस कमरे के अंदर एक धमाका करता है जिससे अंदर रखी हर एक चीज गायब हो जाती है। जेगन सोचता है कि अब इसे डरने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन नेफिलिया जेगन की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और जेगन सोचता है कि उसने बारबाडोस के अलावा जिंदगी में किसी से ही बात नहीं की है। पर लेकिन तभी नेफिलिया बालकनी में जाती है और चांद तारों को देखने लगती है और चांद की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जिसे देखकर जेगन भी अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है शायद हम इस तक नहीं पहुंच सकते हैं। और नेफिलिया चांद को देखकर जेगन से कहती है क्या मैं इस कमरे में रह सकती हूँ, जिस पर जेगन बोलता है अगर तुम्हें ये कमरा पसंद है तो तुम इसमें रह सकती हो। नेफिलिया जेगन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि जेगन ने उसके लिए ये कमरा चुना। जेगन नेफिलिया की तरफ देखने लगता है जिस पर नेफिलिया बोलती है कि क्या हुआ, जिस पर जेगन बोलता है कि बहुत दिनों बाद किसी ने मेरा शुक्रिया अदा किया है, जिस पर नेफिलिया बोलती है मैंने भी बहुत दिनों बाद किसी को शुक्रिया कहा है। और इसी तरह इन दोनों के नए सफर की शुरुआत होती है। और अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जेगन पूरी रात नहीं सोया क्योंकि उसके बगल में ही नेफिलिया सो रही होती है। और इसकी वजह ये है जो कमरा नेफिलिया को पसंद आया उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए जेगन ने उसको इधर ही सुला दिया और वो भी उसी के पास रुका रहा। पर लेकिन नेफिलिया के इतने पास होने की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया और इसी वजह से जेगन को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नेफिलिया उठ चुकी है और वो देखती है जो कपड़ा उसने उड़ा हुआ है वो जेगन का है, इसलिए वो उसे अच्छे से रखने लगती है। और तभी वहाँ पर जेगन आ जाता है और जेगन को देखकर नेफिलिया उसे गुड मॉर्निंग कहती है। पर लेकिन जेगन को नहीं पता है कि जब सामने वाला आपसे गुड मॉर्निंग कहे तो उसे क्या कहना है। जेगन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उससे क्या कहे, इसलिए वो कहता है कि मैं नाश्ता लेकर आया हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो बात भी करना नहीं आता है। और फिर वो दोनों नाश्ता करने लगते हैं, पर लेकिन जेगन का मूड थोड़ा ऑफ रहता है। और तभी नेफिलिया जेगन को कहती है कि मास्टर जो मैं खा रही हूँ वही आप भी खा रहे हैं, जिस पर जेगन कहता है हाँ बिल्कुल, इसमें क्या हुआ। और वो कहती है कि मैं गुलाम हूँ और गुलामों को ऐसा ही खाना दिया जाता है। जेगन ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है, पर लेकिन वो उसकी शक्ल को देखकर कहता है ये मुझे गुस्सा तो नहीं लग रही है। जेगन अपने मन में सोचता है कि इसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सोच रही है कि इस बंदे का कुछ तो करना होगा वरना ये ऐसे ही मारा जाएगा। और जेगन उस खाने को देखते हुए बोलता है ये खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पर जेगन सोचता है मैं हमेशा से यही खाता आ रहा हूँ, पता नहीं नॉर्मल लोग क्या खाते होंगे। और उसकी ये बात सुनकर नेफिलिया कहती है अगर आप बुरा ना माने तो मैं खाना बना सकती हूँ। और उसकी बात सुनकर जेगन हैरानी से पूछता है क्या तुम सच में खाना बना सकती हो, जिस पर नेफिलिया बोलती है हाँ बिल्कुल। और ये सब सुनकर जेगन अपने मन में सोचता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ अब मुझे उसके हाथों का खाना खाने के लिए मिलेगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उसके बाद से जेगन अपने अगले काम के लिए तैयार हो जाता है, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और अगले सीन में एक बग्गी वाला कहता है अगर तुम दोनों को राइड चाहिए तो 3 पीतल के सिक्के लगेंगे। पर लेकिन यहाँ पर जेगन के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है क्योंकि उसने 1 मिलियन गोल्ड कॉइन में नेफिलिया को खरीद लिया था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अब चल के जाएंगे। और इसके बाद वो दोनों चलते हुए टाउन की ओर जाने लगते हैं। और यहाँ पर जेगन सोचता है कि उसके पास तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं है तो वो शॉपिंग कैसे करेगा। और यहाँ पर जेगन सोचता है उसे शायद महल में रखे सारे फालतू सामान को बेच देना चाहिए, पर लेकिन वो उसे लेकर कैसे जाएगा, या तो फिर उसे उस बग्गी वाले को लूट लेना चाहिए था। और वो नेफिलिया की तरफ देखकर सोचता है अगर वो एक गलत काम करेगा तो नेफिलिया उसके बारे में क्या सोचेगी, या तो फिर उसे उस महल को बेचकर नेफिलिया के साथ एक होटल खरीद लेना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा होता है, पर लेकिन तभी उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं ये वही बग्गी वाला बंदा होता है जिसके ऊपर कुछ
कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया होता है और वो लुटेरे उनका सामान लूटने लगते हैं। जेगन ये सब कुछ देख ही रहा होता है, पर लेकिन तभी वो देखता है कि नेफी थोड़ी उदास लग रही है और जेगन सोचने लगता है शायद नेफी को भी इसी तरह किडनैप किया होगा। और उसके बाद जेगन अपने स्पेल का इस्तेमाल कर एक बंदे के ऊपर बिजली गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और ये देखकर नेफी भी हैरान हो जाती है और उन लोगों को पता चल जाता है ये कोई आम बंदा नहीं बल्कि एक सॉर्सरर है और वो लोग उसके ऊपर साथ में मिलकर हमला करने का डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर जेगन नेफी को पीछे हटने के अलावा और कुछ भी नहीं कहता है और तभी एक टकला डाकू उसके ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन जेगन उसके हथियार को अपने हाथ से ही पकड़कर तोड़ देता है और उसके ऊपर अपनी एक उंगली से हमला करता है। पर लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो उससे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और एक दूसरे डाकू से जाकर टकरा जाता है। और ये सब देखकर वो लोग किसी एक दूसरे बंदे को बुला देते हैं और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि एक सॉर्सरर दूसरे बंदों की मदद कर रहा है। वो बंदा जेगन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो बंदा एक स्पेल कास्ट करने लगता है जिससे चारों ओर आग की लपटें निकलने लगती है, पर लेकिन जेगन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अपने खाली एक ही उंगली से उसके स्पेल को तोड़ देता है, पर लेकिन वो बंदा अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, पर लेकिन वो देखता है कि उसका स्पेल एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। और इसकी वजह यह है कि जागन ने इस स्पेल के कंट्रोल को उस बंदे से हटा दिया है। अब ये स्पेल जागन के कंट्रोल में है और जागन इस स्पेल का इस्तेमाल उस बंदे के ऊपर करता है, जिससे उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक बिजली गिरती है और उसका काम तमाम हो जाता है। और जब दूसरे लुटेरे जागन की तरफ देखते हैं तब उन्हें उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा फील होने लगता है, जिसे देख कर वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और जागन नेफी की तरफ देख के एक स्माइल करता है, पर लेकिन वो देखता है कि नेफी अभी भी डरी हुई है और वो ये देखकर अपने मन में सोचता है कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। और वो कहता है नेफी तुमने देखा ना ये डाकू कितने ज्यादा कमजोर थे, इसलिए तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। नेफी कहती है कि सच में मास्टर, पर लेकिन नेफी के साथ और भी लोगों को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता है, पर लेकिन वो लोग जेगन का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। और ये सभी वही लोग हैं जो बगी के अंदर बैठे होते हैं। तभी हॉर्स राइडर आता है और जेगन से कहता है मास्टर क्या आप हमारे साथ शहर तक चल सकते हैं हमारे प्रोटेक्टर बनके, इसके बदले मैं आपको पैसे भी दूंगा। तो जागन उसकी बात मान जाता है और वो पैसों की पोटली ले लेता है और वो देखता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं और वो अपने मन में सोचने लगता है क्या पैसे कमाना सच में इतना ज्यादा आसान होता है? अगर मैं लोगों की मदद करूँ तो इसके बदले मुझे पैसा मिल सकता है। पर लेकिन जागन सोचता है कि लोग तो दूसरों की मदद लेते हैं हम जैसे सॉर्सरर से बचने के लिए। और जेगन इसके अलावा ये भी सोचता है कि आज से पहले उसका इस तरह शुक्रिया अदा किसी ने नहीं किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग नेफी को कह रहे होते हैं कि तुम्हारे मास्टर सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और अब जेगन और नेफी बगी में बैठ जाते हैं और शहर की तरफ जाने लगते हैं। नेफी जेगन से पूछती है कि मास्टर आपने इन लोगों की जान आखिर क्यों बचाई? जिस पर जेगन कहता है मैं तो तुम्हें बस ये दिखाना चाहता था कि तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जेगन अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पे कुछ प्यारी बातें करूँ तो शायद ये मुझे पसंद करने लगेगी। और जेगन अब कहता है कि मैंने तो बस कुछ कीड़े मकोड़ों को उनको उनकी औकात दिखा दी। और ये सुनकर नेफी उसी की तरफ देख रही होती है और जागन अपने मन में सोचने लगता है मेरे मुंह से हमेशा ऐसी चीज क्यों निकल जाती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो लोग टाउन में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जेगन अपने मन में सोचने लगता है ऐसी क्या चीज है जो एक लड़की को रोज के कामों के लिए चाहिए हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और जागन नेफी से कह देता है नेफी जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकती हो। जिस पर नेफी कहती है आप जो मुझे देंगे वो मैं ले लूंगी मास्टर। और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जेगन देखता है कि नेफी धीरे धीरे चल रही है और तभी उसको एक कपड़ों की दुकान दिखती है और हम उस दुकान के अंदर एक पंखों वाली लड़की को देखते हैं जो जेगन को देख के कहती है मैं आपको किस तरह के कपड़े दिखा सकती हूँ। और जेगन उसको देखकर समझ जाता है ये लड़की उससे डर चुकी है और जेगन कहता है कि मुझे इस लड़की के लिए कपड़े चाहिए। और नेफी की इतनी खूबसूरती को देखकर मैनुएला उसी में खो जाती है, पर लेकिन जब वो उसके गले में उस कॉलर को देखती है तो वो बहुत उदास भी हो जाती है और मैनुएला नेफी को अपने साथ ले जाती है। और जेगन अपने मन में सोच रहा होता है कि वो कॉलर बहुत ही ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है और हमें पता है कि इस कॉलर से नेफी की पावर्स को कंट्रोल में किया जा सकता है और इस कॉलर के बिना नेफी कहीं भी भाग सकती है। और तभी मैनुएला नेफी को लेकर बाहर आ जाती है और जेगन जब नेफी की तरफ देखता है तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि नेफी ने एकदम ना के बराबर कपड़े पहने होते हैं, पर लेकिन ये कपड़े मैनुएला को बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। जागन मैनुएला से कहता है आखिर तुमने इसको इस प्रकार के कपड़े क्यों पहना है? जिस पर वो कहती है कि मुझे लगा आपको इस प्रकार के कपड़े पसंद होंगे। पर लेकिन यहाँ तो जेगन नेफी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा होता है और जब वो उसकी तरफ देखता है तो नेफी कहती है मास्टर मुझे इस तरह से मत देखो। और नेफी को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है तो जेगन मैनुएल से कहता है कि तुम इसे नॉर्मल से कपड़े पहनाओ। तो मैनुएला नेफी को अपने साथ ले जाती है कपड़े चेंज करने के लिए और इसके बाद वो उसको एक नॉर्मल सी मेड आउटफिट पहना के लेकर आती है। और यहाँ पर नेफी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है और जो उसने शूज पहने वो एक मैजिक शूज है जिससे वो काम करते वक्त जल्दी नहीं थकेगी। जेगन नेफी से पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा? जिस पर नेफी बोलती है अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसे रख लूंगी। जिस पर जेगन बोलता है कि अगर तुमने इसको जल्दी से नहीं चुना तो वो तुम्हें वापस से वैसे कपड़े पहना देगी। और ये सुनकर नेफी जेगन से कहती है कि मुझे यही कपड़े पसंद है मास्टर।
पर। और वो लोग शॉपिंग करने के बाद वहाँ से जाने लगता है, पर लेकिन मैनुएला नेफी का हाथ पकड़ कर उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाली हो कि तुम्हें ऐसे मास्टर मिले हैं, ये तुम्हारी परवाह करते हैं। जिस पर नेफी सोचती है क्या ये मेरी परवाह करते हैं। और उसके बाद जेगन नेफी को एक दूसरी दुकान में लेकर जाता है और वो उस बंदे से पूछता है क्या तुम इस कॉलर को हटा सकते हो। और ये बात सुनकर नेफी भी थोड़ी हैरान हो जाती है। जेगन कहता है कि जब तक तुम इस कॉलर को पहने रहोगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम आर्क डीमन की अमानत हो, इसलिए तुम्हें इसे पहनने की कोई भी जरूरत नहीं है। और नेफी यहाँ पर शर्माते हुए ठीक है मास्टर कहती है। बस जेगन अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इससे इस तरह बात की जैसे ये कोई चीज हो। और तभी वो दुकानदार कहता है कि हम जैसे मामूली लोग इस कॉलर को नहीं खोल सकते, और मैं आपको बता दूं ये कॉलर फंसा हुआ है, अगर इसे जबरदस्ती खोला जाए तो इससे लड़के की जान भी जा सकती है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप इसको इसकी ओरिजिनल चाबी से ही खोलिए। और जहाँ तक जेगन को याद है कि ऑप्शन वालों के पास भी इसकी कोई भी चाबी नहीं थी, शायद वो आर्कडिमन मार्कोसियस के महल में हो। इसके बाद जेगन उस दुकानदार को कुछ पैसे देता है, पर लेकिन वो दुकानदार पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसने तो कुछ काम किया ही नहीं। और वैसे भी आज से 1 साल पहले जब इसकी और इसकी बेटे के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था तो जेगन ने इन लोगों की जान बचाई थी, पर लेकिन ये लोग जेगन से डर के उस समय भाग गए थे, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। पर लेकिन जेगन कहता है कि तुम्हें मेरा आभारी रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हारी जान कब बचाई। पर लेकिन वो डॉर्फ कहता है कि मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई है। और यहाँ पर जेगन का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि आज वो जिससे भी मिल रहा है वो उसको शुक्रिया अदा कर रहा है या फिर उसका आभारी मान रहा है। और जेगन को ऐसा लगता है कि ये सब नेफी की वजह से हो रहा है क्योंकि वो उसके साथ है। और दूसरी तरफ वो डॉर्फ कहता है कि ये पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गए हैं। और हम देखते हैं कि जेगन और नेफी सब्जियां खरीद रहे होते हैं जिसमें शाम हो जाती है, तो जेगन अपने मन में सोचता है कि अब मुझे घर पर जाकर नेफी से काम नहीं करवाना चाहिए, मतलब कि खाना नहीं बनवाना चाहिए। इसलिए वो दोनों एक होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं और नेफी जेगन से पूछती है मास्टर क्या आप सच में इस कॉलर को हटाना चाहते हैं। और वो कहती है कि आपको नहीं लगता अगर ये कॉलर ना हो तो मैं कहीं भी भाग सकती हूँ। जिस पर जेगन सोचता है हाँ ऐसा ही होगा, आखिर वो मेरे साथ क्यों ही रुकना चाहेगी, पर लेकिन अगर उसकी मर्जी जाने की है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस एनिमे के लास्ट में नेफिलिया जेगन से कहती है आपको नहीं लगता अगर आपने इस कॉलर को खोल दिया तो मैं कहीं भी भाग सकती हूँ मास्टर। जिस पर जेगन कहता है वैसे भी मैं अभी इस कॉलर को नहीं हटाने वाला हूँ, इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। तो ये सुनकर नेफिलिया खुश होती है और अपनी प्लेट को घूमने लगती है क्योंकि उसने कभी कांटे चम्मच से खाना नहीं खाया होता है। तो नेफी कांटे वाले चम्मच से उस खाने को खाने की कोशिश करती है पर लेकिन उससे नहीं खा पाती है, इसलिए वो नॉर्मल चम्मच का यूज करके उस डिश को खाती है। और उसी की तरह जेगन भी उस चम्मच का यूज नहीं कर पा रहा होता है, तो नेफी उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है। और ये देखकर जेगन बहुत ज्यादा शर्माने लगता है पर लेकिन फिर भी वो खा लेता है। और फिर जेगन अपने हाथों से नेफी को खिलाता है और ये देखकर नेफी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है पर खा लेती है। और जब वो दोनों पीछे देखते हैं तो सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों जल्दी से खाना खत्म करके घर की तरफ निकल जाते हैं। और हम दूसरी तरफ चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो हमें एनिमे की शुरुआत में दिखाई गई थी, जिसका नाम चेस्टल होता है। और वो ये सोच के हैरान हो रही थी कि उसकी जान एक सॉर्सरर ने बचाई थी और ये सॉर्सरर और कोई नहीं जेगन होता है। और तभी वहाँ पे बिशप आ जाते हैं जेस्टल से मिलने के लिए और जेस्टल उनसे माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने 4 होली लाइट्स को वहाँ पर गवा दिया था। पर बिशप उसे माफी मांगने से मना करता है क्योंकि उसने उनकी मौत का बदला ले लिया था। और वो बताते हैं कि लड़कियों की जितनी भी किडनैपिंग हो रही है उसके पीछे जेगन का आता है क्योंकि उनके मुताबिक जितने भी सॉर्सरर है वो सारे इविल है। तो चेस्टल डिसाइड करती है कि वो इस केस के एंड तक जाएगी और रियल क्रिमिनल को ढूंढ के निकालेगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेगन एक बुरा सपना देख रहा होता है पर लेकिन नेफी सही समय पे आगे उसे जगा देती है। और जब वो डाइनिंग रूम में जाता है तो ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि डाइनिंग रूम पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। और नेफी ने जेगन के लिए ब्रेड भी बनाया होता है और ये देख कर जेगन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने खाना खाया या नहीं, जिस पर नेफी उसे मना कर देती है क्योंकि उसने सिर्फ जेगन के लिए ही खाना बनाया होता है। तो जेगन डिसाइड करता है कि वो अपने खाने में से आधा उसे खिला देगा, पर लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा चेयर नहीं होती है, इसलिए जेगन नेफी को अपनी गोद में बैठने के लिए कह देता है। और ये देख कर नेफी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है पर लेकिन जेगन उसका मास्टर होता है इसलिए उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसकी गोद में बैठ जाती है। और जेगन उसको अपने हाथों से ब्रेड खिलाता है और ये देखकर नेफी भी उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है और इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और हम जेगन को देखते हैं जो अपनी लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर नेफी आती है और वो उससे पूछती है कि मास्टर आप क्या पढ़ रहे हो। तो जेगन कहता है कि वो सॉर्सरी पढ़ रहा है और नेफी के ज्यादा पूछने पर वो उसको एक सर्कल बनाकर दिखाता है, जिस पर नेफी कहती है कि आप जो भी सर्कल ऐड करे हो बाहर कर रहे हो, अंदर एक भी सर्कल ऐड नहीं कर रहे हो। जिस पर जेगन कहता है कि एक मैजिक सर्कल के अंदर सिंबल ऐड करना इम्पॉसिबल है, ऐसा करने के लिए हमें उसके अंदर एक और मैजिक सर्कल बनाना होगा और ऐसा करने से वो मैजिक सर्कल अच्छी तरह काम नहीं करेगा, या तो वो ऑन ही नहीं होगा या फिर वो हमारे कंट्रोल से हट जाएगा। और किसी के पास अपने माना के ऊपर फुल कंट्रोल हो तो वो ऐसा कर सकता है जिससे वो किसी के भी स्पेल को नैलिफाई कर सकता है और इसी के साथ वो दुनिया का सबसे खतरनाक सॉर्सरर होगा। पर लेकिन इतने हाई फाई मैजिक के ऊपर कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। और नेफी पूछती है कि आप इतनी ज्यादा ताकत का करोगे क्या, जिस पर जेगन बोलता है कि वो इन सब से सर्वाइव करना चाहता है और वो उसको बताने लगता है कि वो जब छोटा तो वो खाना चुरा
कर खाता था बस सर्वाइव करने के लिए। और एक दिन जेगन एक सॉर्सरर के हाथों पकड़ा जाता है और वो सॉर्सरर बच्चों को सेक्रीफाइस करता था अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। पर लेकिन मैंने उस सॉर्सरर का मैजिक उसी के ऊपर अप्लाई कर दिया था और फिर मैं वहाँ से बच निकला और तब से मुझे समझ आ गया मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ताकतवर बनना होगा। और ये सब कुछ सुनकर नेफी का मन होता है कि वो जेगन की तरह पावरफुल बने और जेगन भी उससे ये कहने वाला होता है कि अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। पर लेकिन उससे पहले कुछ लोग जेगन की जगह पर घुस आते हैं और ये बात जेगन को पता चल जाती है और वो नेफी को कहता है कि वो नाश्ता बना के रखे, जिस पर नेफी बोलती है कि उसे कितने लोगों का नाश्ता बनाना होगा, जिस पर जेगन कहता है बस उन दोनों के लिए क्योंकि वो उन लोगों को भगाकर आ जाएगा। और हमें पता चलता है कि जेस्टल और उनके कुछ साथी होते हैं पर लेकिन बैरियर होने की वजह से वो लोग अंदर नहीं घुस पा रहे होते हैं, इसलिए जेस्टल अपनी होली स्वॉर्ड से उस बैरियर को तोड़ देती है। पर लेकिन तभी उसके सामने जेगन आ जाता है और जेगन जेस्टल के हाथ में 12 होली स्वॉर्ड में से एक होली स्वॉर्ड को देखकर समझ जाता है कि इसी स्वॉर्ड से उसके बैरियर को तोड़ा गया होगा। और जेगन जेस्टल को देखकर याद करने लगता है कि कुछ समय पहले उसने इसकी जान बचाई थी दूसरे सॉर्सरर से। और जब जेगन पहला हमला करता है तो वो शील्ड वाला बंदा सामने आ जाता है और उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है और ये देखकर जेगन अपने एक ही मुक्के से उसके साथ उसके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देता है। और ये सब देख के एक दूसरा होली नाइट जेगन के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है पर लेकिन जेगन अपनी हाथ से उसकी तलवार को काट देता है और कहने लगता है कि अगर उसने इन लोगों को मार दिया तो चर्च इनके ऊपर बस एक शहीद का टाइटल लगा देगी। पर वो चाहता है कि चर्च जाने की जेगन कितना ज्यादा पावरफुल है कि उसने 3 होली नाइट को बस आसानी से हरा दिया। पर लेकिन जेस्टल समझ जाती है कि जेगन झूठ बोल रहा है और दूसरी तरफ जेगन अपने मन में कह रहा होता है कि अगर उसने यहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए तो नेफी बहुत ही ज्यादा डर जाएगी। और यहाँ पर जेस्टल जेगन के ऊपर हमला कर देती है अपनी होली स्वॉर्ड को लेकर और जेगन बचने के लिए एक एनर्जी शील्ड बचाता है पर लेकिन जेस्टल उसे तोड़ देती है बड़ी आसानी से, इसलिए वो उसके हर अटैक से बचने लगता है। पर यहाँ पर जेस्टल सोचने लगती है कि जेगन को ऐसा लगता है कि वो उसके लेवल का नहीं है इसलिए वो उससे लड़ नहीं रहा है। और यहाँ पर जेगन किसी भी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता था पर लेकिन यहाँ पर जेस्टल गुस्से में आकर पूछती है कि आखिर तुमने सॉर्सरी का रास्ता क्यों चुना, जिस पर जेगन बोलता है कि यही सॉर्सरी कई लोगों की जीने की उम्मीद है पर लेकिन अगर तुम ये हमसे छीना चाहती हो तो तुम भी हमारी जैसे ही हो। पर लेकिन जेस्टल जेगन की किसी भी बात को नहीं सुनना चाहते थे इसलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देती है पर लेकिन जेगन अपने हाथों से ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। पर लेकिन उस होली स्वॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जिससे जेगन का हाथ जल जाता है और जेगन अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे किसी भी अटैक का इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। और तभी जेस्टल उसके ऊपर हमला कर देती है पर लेकिन जेगन उसकी तलवार को पकड़ लेता है और यहाँ पर जेगन डिसाइड करता है कि वो जेस्टल को मार देगा। पर लेकिन जेस्टल तभी कहती है क्या तुम यहाँ पर मरने का नाटक कर सकते हो, अगर उसने अभी जेस्टल को मार दिया तो चर्च और भी ज्यादा खतरनाक लोगों को भेजेगी जेगन को मारने के लिए। और यहाँ पर जेस्टल को याद आ जाता है कि जेगन ने एक बार उसकी जान बचाई थी एक सॉर्सरर से और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है जेगन की जान बचाने के लिए। पर लेकिन जेगन को पता है अगर वो इस फाइट से दूर हट गया तो वो लोग नेफी के ऊपर पक्का हमला करेंगे। और इतना सब हल्ला सुनकर नेफी बाहर आ जाती है पर लेकिन तभी एक होली नाइट उसके ऊपर अपने भाले से हमला कर देता है पर लेकिन सही समय पर जेगन उसकी जान बचा लेता है। पर लेकिन इसके चक्कर में उसके हाथ में वो भाला घुस जाता है और बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और अपने मास्टर की इस हालत को देखकर नेफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अपनी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करके उस होली नाइट को जिंदा ही दफना देती है। पर लेकिन तभी जेगन बीच में आ जाता है और नेफिलिया को रोक लेता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो नेफी उस होली नाइट को मार देती। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो नेफी है उसने जेगन के हाथ की मरहम पट्टी कर दी होती है और जेगन के पूछने पर नेफी बताती है कि जो उसकी पावर है वो एक मिस्टीरियस पावर है और ये पावर सॉर्सरी से बहुत ज्यादा अलग होती है। सॉर्सरी में हम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं पर लेकिन जो ये मिस्टीरियस पावर है वो जन्म से ही मिली होती है और इस पावर की वजह से ही नेफी के गाँव वाले उसे शापित समझते थे और उन लोगों ने नेफी को कैद भी कर लिया था। पर लेकिन एक दिन उनके गाँव के ऊपर कोई हमला कर देता है और वो सब लोग नेफी को उन सबकी जान बचाने के लिए कहते हैं पर लेकिन नेफी ऐसा नहीं करती है जिससे कई लोग मारे जाते हैं और नेफी को भी वो लोग पकड़ के ले जाते हैं। और ये सब कुछ नेफी देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि जैसा गाँव वालों ने उसके साथ किया अब उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। पर लेकिन उसे अब रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही ज्यादा गलत किया, उसे अपने गाँव वालों को बचाना चाहिए था। पर लेकिन जेगन बोलता है आखिर तुमने इसमें क्या ही गलत किया, अगर तुम्हारी जगह मैं होता मैं हमलावरों के साथ उस पूरे गाँव को ही आग लगा देता। पर नेफी जेगन की बात को नहीं समझ रही होती है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो माफी के बिल्कुल भी काबिल नहीं है इसलिए वो कहती है मैं जीने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। और ये सब देख के जेगन कहता है कि तुम उदास मत हो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है और जब से मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया तो मैं तुम्हारे बिना जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये सब बातें सुनकर नेफी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और कुछ देर रोने के बाद वो जेगन से माफी मांगती है इस तरह रोने के लिए, जिस पर जेगन कहता है कि तुम माफी मत मांगो, पहली बार है कि तुमने मुझसे इतनी ज्यादा बात की हो। और नेफी उसके चोट के बारे में पूछती है जिस पर जेगन भी महसूस करता है कि उसे अब दर्द नहीं हो रहा है और जेगन अपनी पट्टी खोलकर देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और जेगन नेफी से पूछता है क्या ये तुमने किया, जिस पर नेफी बोलती है हाँ। और यहाँ पर जेगन समझ जाता है कि ये नेफी की मिस्टीरियस पावर है, जब उसने उसे टच किया था तो वो पूरी तरह हील हो गया था। और हम दूसरे सीन में रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जेगन सो रहा होता है और तभी वहाँ पर नेफी आती है और वो उसे इन्वाइट करती है अपने साथ सोने के लिए। और नेफी की ये सब बात सुनकर जागन तो कुछ चोरी सोचने लगता है पर लेकिन पूरे कासल में एक ही बेड होने की वजह से जागन अपने सिंहासनी पर सोता रहता था और नेफी ये चाहती थी कि वो
उसके साथ सो जिससे उसको आराम मिल सके। और यहाँ पर जेगन साफ साफ मना कर देता है ये कहते हुए कि ये कुर्सी बैरियर से जुड़ी हुई है। और ये बात सुनकर नेफी जेगन को अपनी गोद में सर रखकर सोने के लिए कहती है। और यहाँ पर नेफी के बार बार कहने के बाद जेगन मान जाता है और जब वो उसकी गोद में अपना सर रखता है तो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। पर लेकिन वो पोजीशन जागन के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी और वो उससे पूछता है आखिर तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया। जिसके जवाब में नेफी कहती है कि मेरा सीक्रेट जानने के बावजूद आपने मुझे यहाँ पर रहने दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जिस पर जेगन बोलता है तुम्हें इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है और वो उससे कहता है तुम्हें मुझसे सॉर्सरी सीखना है या फिर नहीं। नेफी की पावर को देखने के बाद जेगन समझ जाता है कि नेफी को अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर नेफी बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि सॉर्सरी सीखने के बाद वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। पर लेकिन नेफी इतना सीख जाएगी कि अपनी खुद की मदद कर सके। और नेफी कहती है मास्टर क्या आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं। जिस पर जेगन कहता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर नेफी पूछते है क्या आप मेरी जान बचा पाएंगे। जिस पर जेगन उसको सुबह की बात याद दिलाता है। और यहाँ पर नेफी सॉर्सरी सीखने का डिसाइड करती है ताकि वो जेगन की मदद कर सके। और यहाँ पर जेगन कहता है आज से तुम मेरी अप्रेंटिस हो। और यहाँ पर नेफी अपने मन में सोचती है कि जब मैंने पहली बार अपने मास्टर को देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोगों की जान लेते हैं। पर लेकिन ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो कमजोरों की परवाह कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई के दौरान वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। और यहाँ पर नेफी जेगन को गले लगाते हुए कहती है कि मास्टर आप बाहर से दिखाते हो कि आप बहुत ही बुरे इंसान हो, लेकिन आप अंदर से बहुत ही प्योर हार्टेड हो। क्योंकि नेफी के स्लेव होने के बावजूद कभी भी जेगन ने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। और हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बारबाडोस जेगन से मिलने आया होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जेगन ने बहुत सारे एंजेलिक नाइट को अकेले ही हरा दिया था। और बारबाडोस उन सभी को यहाँ पर देखने आया था, क्योंकि उन सभी में से एक लड़के के पास होली शॉर्ट थी। और यहाँ पर बारबाडोस को ऐसा लग रहा था कि वो होली नाइट जेगन के लिए कोई भी खतरा नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर जेगन बोलता है कि वो होली नाइट बहुत ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि उन लोगों ने जेगन के काफी ज्यादा बैरियर को एक ही झटके में तोड़ दिया था। और तभी वहाँ पर नेफी आ जाती है बारबाडोस के लिए चाय लेके। और बारबाडोस उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जेगन को कहता है आखिर तुमने अभी तक इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज क्यों नहीं किया। और यहाँ पर जेगन बताता है कि नेफी उसकी अप्रेंटिस है। बहुत सारे सॉर्सरर ऐसे हैं जिन्हें जेगन अकेले नहीं हरा सकता है और उन्हें हराने में वो नेफी की मदद लेगा। और ये बात सुन के बारबाडोस को अच्छा लग रहा होता है कि जेगन उस एल्फ का यूज कर रहा है। पर लेकिन यहाँ पर जेगन को अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि बारबाडोस उसकी बात का गलत ही मतलब निकाल रहा होता है। और यहाँ पर बारबाडोस को ऐसा लग रहा होता है कि जेगन पावरफुल बन रहा है ताकि वो आर्कडिमन बन सके। पर लेकिन यहाँ पर जेगन कहता है कि वो अपने लिए आर्कडिमन नहीं बनना चाहता है, बल्कि वो तो नेफी के लिए आर्कडिमन बनना चाहता है ताकि वो उसके कॉलर को हटा सके और फिर नेफी को कोई भी हाथ ना लगा सके। पर लेकिन यहाँ पर जागन श्योर नहीं था कि वो आर्कडिमन बन सकता है, क्योंकि जागन को सॉर्सरी सीखते हुए खाली 10 ही साल हुए हैं और उसके कंपैरिजन में बहुत सारे सॉर्सरर ऐसे भी है जो कई सौ सालों से सॉर्सरी सीख रहे हैं और उनके कंपैरिजन में जागन कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी नॉलेज और उनकी पावर जागन से कई गुना ज्यादा है। और यहाँ पर बारबाडोस चला जाता है, क्योंकि उसे जिस चीज के बारे में पता लगाना था वो लगा लेता है। और हम देखते हैं कि जेगन नेफी को महल से बाहर लेके जा रहा है। अपने जेगन नेफी को अपने साथ ले जाता है बैरियर ठीक करने के लिए, ताकि वो भी उस स्पेल को सीख सके। और इसी तरह बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और नेफी अपने खाली टाइम में सॉर्सरी सीखती है और साथ ही नेफी अपने इमोशंस को जाहिर करने लगी है। पर लेकिन सॉर्सरी सीखते समय वो अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पर लेकिन थोड़ी मेहनत करके नेफी मैजिक सर्कल बनाना सीख चुकी थी और ये सब देख के जेगन को कैसे भी नेफी के गले से उस कॉलर को निकालना था। और इसी तरह एक महीना बीत जाता है और एक दिन जेगन के पास 2 सर वाला बर्ड आता है जो उसको एक मैसेज देता है और उसके अंदर इनविटेशन था जो उसको आर्कडीमन ने भेजा था। और इसीलिए जेगन सिटी में चला जाता है, क्योंकि उनका बेस वही है। और यहाँ पर जेगन को भी पता नहीं होता है कि उन्होंने आखिर जेगन को क्यों बुलाया है। और जेगन उन आर्कडीमन के पास पहुंच जाता है, पर लेकिन उसके ऑरे को देखकर जेगन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। पर लेकिन वो डरता नहीं है और उन लोगों को बोलता है क्या उसे बस घूरने के लिए बुलाया गया है। और यहाँ पर एक आर्कडीमन को जेगन बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा छोटा होने के बावजूद जेगन का एटीट्यूड देखकर वो जेगन को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और उनमें से एक आर्कडीमन जेगन को कहता है कि अगला आर्कडीमन तुम्हें चुना गया है और आर्कडीमन बनने के लिए तुम्हें इस सिंबल को स्वीकार करना होगा। और जेगन उस सिंबल को देख के अपने मन में सोचता है इसमें से बहुत ही ज्यादा पावर निकल रही है और वैसे ही पावर उन सभी आर्कडीमन में से निकल रही होती है। पर लेकिन जेगन उनसे पूछता है आखिर उसे ही क्यों चुना गया है आर्कडीमन बनने के लिए, क्योंकि उसके कंपैरिजन में और भी लोग ऐसे जो उससे ज्यादा बेटर है। आर्कडीमन कहता है भले ही तुम इतने ज्यादा वीक हो, लेकिन वीक होने के बावजूद तुम्हें आज तक कोई मार नहीं पाया है। और वो उसको बचपन की बात याद दिलाता है कि बचपन में जब तुम्हें एक सॉर्सरर ने पकड़ लिया था तो तुमने उसके स्पेल को देखकर ही सीख लिया था और तुम्हारी इसी यूनिक स्किल की वजह से तुम्हें 13 आर्कडीमन बनने के लिए चुना गया है। और आर्कडीमन बनने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। पर लेकिन यहाँ पर जेगन को पता था कि अगर वो एक बार आर्कडीमन बन गया तो वो नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी पाएगा और वो नेफी को इन सब में नहीं घसीटना चाहता है। पर लेकिन 13 आर्कडीमन बनने के लिए जेगन की एक शर्त थी और इस शर्त को वो सारे आर्कडीमन मान जाते हैं। इसके बाद जेगन उस सिंबल को अपने हाथ के अंदर ऐड कर लेता है, जिससे वो 13 बार आर्कडीमन बन जाता है। और जेगन अपना काम खत्म करने के बाद घर पर लौट आता है और नेफी भी यहाँ पर नोटिस करती है कि जेगन थोड़ा सा उदास लग रहा है। और यहाँ पर जेगन नेफी को बता देता है कि वो एक आर्कडीमन बन चुका है। और ये बात सुनकर
नेफी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे कांग्रेचुलेशन करती है। पर लेकिन आर्कडेमन बनने के लिए जेगन ने एक शर्त रखी थी और वो ये थी कि जितने भी मार्केट के अंदर ट्रेजर है वो उसे मिलना चाहिए, जिससे वो नेफी के गले की चाबी को ढूंढ सके और उस कॉलर को हटा सके, और वो चाबी जेगन को मिल जाती है। और यहाँ पर जेगन बिना समय बर्बाद किए उस स्लेव कॉलर को निकाल देता है और नेफी से कहता है कि वो एक आर्कडेमन बन चुका है, इसलिए अब उसे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो नेफी को घर से बाहर निकाल देता है। और नेफी यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए एक ही वजह थी। पर लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जेगन भी बहुत ज्यादा उदास होता है, क्योंकि आर्कडेमन ने उसे किसी के साथ भी रहने या प्यार करने से मना किया था। अगर क्योंकि उन्हें गुस्सा आया तो वो उसकी फेवरेट चीज उससे छीन सकते हैं और वो उसे मार भी सकते हैं, इसलिए जागन ने मजबूरी में नेफी को छोड़ दिया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एंजेलिक नाइट पहुंच जाती है और ये देख के नेफी को ऐसा लगता है कि वो उसे वहाँ पर मारने आई है, क्योंकि इन लोगों ने जेगन के ऊपर भी हमला किया था और नेफी ने भी इनके ऊपर हमला किया था। तो नेफी को ऐसा लग रहा होता है कि ये इसे यहाँ पर मारने वाली है, इसलिए नेफी उस एंजेलिक नाइट से कहती है कि आप मुझे मार सकते हो क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। पर लेकिन तभी वहाँ पर शौक वाली लड़की आ जाती है और वो इस एंजेलिक नाइट से कहती है क्या तुम इसे मारने वाली हो, पर लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और पीछे से बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं क्या तुम इसे यहाँ पर मारने वाले हो, इसकी हालत तो देखो, तुम इसे नहीं मार सकती हो। और यहाँ पर जेस्टल रोते हुए कहने लगती है कि मैं इसे नहीं मारने वाली थी, मैं तो बस इसका हालचाल पूछने के लिए आई थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनुएला उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और यहाँ पर मैनुएला जेस्टल से माफी मांगते हैं क्योंकि उसने उसको गलत समझा। और यहाँ पर मैनुएला नेफी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर नेफी बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो रोते रोते बताती है कि उसके मालिक के आर्कडेमन बन चुके हैं, इसलिए अब उन्हें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसी वजह से जेगन अब अकेला रहता है। और ये सब बात सुनकर चेस्टल को याद आता है कि चर्च की तरफ से जेगन को मारने का ऑर्डर मिला है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि वो लड़कियों को किडनैप करता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। पर लेकिन चेस्टल जेगन को याद करके अपने मन में सोचती है ऐसा हो ही नहीं सकता। पर लेकिन चेस्टल यहाँ पर सोचती है कि जेगन ने नेफी को घर से बाहर निकाल दिया है, वो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान है। पर लेकिन नेफी कहती है ऐसी बात नहीं है, वो एक आर्कडेमन बन चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं और वो मुसीबतें मेरे ऊपर ना आए, इसलिए उन्होंने मुझको घर से बाहर निकाल दिया है। और ये सब सुनकर चेस्टल कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम चर्च वाले आर्कडेमन को पावर मिलने से पहले ही मार देते हैं ताकि सिटी के लोग सेफ रह सके। और ये सॉर्सरर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और मुझे इन लोगों को मारने का ऑर्डर मिला है। और आगे चेस्टल नेफी से पूछती है क्या तुम्हारे मास्टर बच्चों को किडनैप करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, जिस पर नेफी बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके मास्टर ऐसा घिनौना काम बिल्कुल भी नहीं करते थे और मेरे स्लेव होने के बावजूद उन्होंने मेरे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया और मेरे साथ अच्छे से रहते थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा काम करते होंगे। और नेफी बताती है कि उसके मालिक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जिन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है, पर लेकिन अगर कोई मुसीबत आ गई तो मैं उनके साथ में उनकी मदद करूंगी। और वो डिसाइड करती है कि जेगन उसे कितना भी मना कर ले पर लेकिन वो उसी के साथ रहने वाली है। तो ये सब सुनकर जेस्टल कहती है तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और जेगन की मदद करूंगी। तो मैनुएला कहती है तो पहले हम लोग इसी खुशी में कुछ पार्टी कर लेते उसके बाद चलेंगे। और वो ये कह के नेफी से बहुत ज्यादा चिपकने लगती है और कहती है तुम आज से मेरी दोस्त हो। और ये देखकर जेस्टल भी कहती है क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, जिस पर वो मान जाती है और तीनों फिर दोस्त बन जाते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ होली नाइट आ जाते हैं और वो सब नेफी को देख के डर रहे होते हैं, पर लेकिन उनमें से एक बंदा बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि नेफी उसे मार देगी क्योंकि पिछली बार नेफी ने उसका बुरा हाल कर दिया था। पर लेकिन जेस्टल कहती है कि नेफी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक मैजिक स्पेल कास्ट होने लगता है और वो एक ही झटके में नेफी और चेस्टल को किडनैप कर लेता है। और वो कहता है अगर तुम्हें ये दोनों चाहिए तो मेरे अड्डे पर आ जाना, और वो अपना नाम जेगन बताता है। और हम यहाँ पे दूसरे सीन में देखते हैं कि जेगन ने उन नाइट्स को हरा दिया होता है और इन नाइट्स ने जेगन के ऊपर इसलिए हमला किया है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जेगन ने चेस्टल को किडनैप किया है। और तभी जेगन कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, एक बार मार खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या। और तभी वहाँ पर मैनुएला आ जाती है और वो जेगन से कहने लगती है आखिर तुमने नेफी और चेस्टल को किडनैप क्यों किया है। और ये सब बातें सुनकर जेगन कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मैनुएला कहती है आखिर आपने नहीं तो और किसने किया है, जिस पर जेगन सोचने लगता है हाँ मैं किसी को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है और शायद उसी ने उन दोनों को किडनैप किया है, तो इसीलिए हमें वहाँ पर जल्दी से जल्द पहुंचना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं नेफी को बचा के रहूंगा। और उसकी ये बात सुनकर एक नाइट कहता है कि हमें अभी चेस्टल के पास जाना है उसे बचाने के लिए। और वो ये कह के सभी लोग जेगन से चिपक जाते हैं। और दूसरे सीन में हम लोग नेफी और चेस्टल को देखते हैं जिन्हें बांध कर रखा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर बारबाडोस आता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों को बारबाडोस ने किडनैप किया होता है। और यहाँ पर बारबाडोस कहता है कि जेगन को मैं बचपन से जानता हूँ और वो बहुत ही शानदार मैजिक जानता है और उसी से उसने मेरे मास्टर को मारा है, पर लेकिन तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर उसके लिए मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो एक आर्कडेमन बनना चाहता हूँ और मैं तुम दोनों को सैक्रिफाइस करके 13वां आर्कडेमन बन जाऊंगा। पर लेकिन नेफी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे मालिक पहले ही आर्कडेमन बन चुके हैं, जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो भी चुका है तो मैं
मैं जेगन को मार दूंगा और 13 आर्क डीमन बन जाऊंगा। और वो नेफी को घसीट तो ले जाने लगता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें सेक्रीफाइस करने वाला हूँ। जिस पर नेफी कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारा सामना करूंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और साथ ही तुम मेरे मालिक का भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और नेफी कहती है कि जब उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था और उसके सामने सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं है और मैं सिर्फ अपने मास्टर की हूँ और उनके अलावा मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये और किसी नहीं जेगन ने किया होता है। और ये सब देख के बारबाडोस बहुत ज्यादा शॉक होता है और सोचता है आखिर इसे मेरे अड्डे का कैसे पता चला। इसीलिए वो जेगन से डायरेक्टली पूछ लेता है आखिर तुम्हें मेरे अड्डे के बारे में कैसे पता चला। जिस पर जेगन बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था और जब मैं उस सॉर्सरर से मिला तभी मैं समझ गया कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे बैरियर को तोड़ सके। पर लेकिन बस तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसे मेरे बैरियर के बारे में सब कुछ पता है। पर लेकिन मैं तुम्हारा असली प्लान जानना चाहता था। पर लेकिन जब तुमने नेफी को किडनैप किया तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी और जेगन बहुत ही स्पीड से बारबाडोस के ऊपर अटैक कर देता है उसके हाथों और पैरों के ऊपर, जिससे उसको टाइम मिल जाता है कि नेफी को वो छुड़ा सके और वो नेफी को पूरी तरह से आजाद कर देता है। और नेफी रोते हुए कहती है कि मास्टर आज के बाद मुझे अकेला मत छोड़ना। जिस पर जेगन कहता है हाँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं आज के बाद तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा। और उन दोनों की ये बात सुनकर बारबाडोस उन दोनों के ऊपर अटैक कर लेता है अपने एक पावरफुल स्पेल से। पर लेकिन उसका मैजिक सर्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो जितनी बार भी कोशिश करे ऐसा ही हो रहा होता है और वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपने मैजिक सर्कल को रिफिल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर जेगन बताने लगता है कि मैंने नेफे के साथ मिलकर एक स्पेल सीखा है जिसके अंदर मैं स्पेल के अंदर दूसरे स्पेल को कास्ट कर सकता हूँ और इससे मैं किसी के भी स्पेल को नेलीफाई कर सकता हूँ। और यहाँ पर बारबाडोस गुस्से में आकर बहुत सारे स्पेल कास्ट करता है और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर लेकिन यहाँ पर जेगन भी कहाँ कम था, वो सारे स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर बारबाडोस घुटने पर आ जाता है और कहने लगता है अगर मैं एक आर्क डीमन बन भी जाता तो भी इसे नहीं हरा पाता क्योंकि इसने 10 साल की उम्र में ही मेरे मास्टर को मार दिया था और इसीलिए जेगन बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर बारबाडोस अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है उसे ना मारे और यहाँ से जाने दे। पर लेकिन जेगन कहता है इससे तुम में और उस जादूगर में क्या फर्क रह गया। और यहाँ पर जेगन एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट करता है और एक पंच मारता है। पर लेकिन बारबाडोस को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जेगन ने पंच उसके साइड में मारा होता है। और यहाँ पर जेगन कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे अच्छी क्वालिटी की शराब कौन पिलाएगा क्योंकि तुम्हें ही नॉलेज है कि अच्छी शराब कौन सी होती है। और यहाँ पर बारबाडोस कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो, तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ने का रिग्रेट फ्यूचर में होने वाला है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल स्पेल सीख के तुम्हें एक दिन हरा दूंगा। जिस पर जेगन बोलता है ठीक है, पर लेकिन उससे पहले मुझे एक अच्छी ब्रांड की शराब पिलाओ और वो भी अपने पैसों से, और मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाला हूँ। पर लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे मैजिक स्पेल एक्टिवेट होने लगते हैं और जेगन बारबाडोस से पूछता है आखिर तुम यह क्या कर रहे हो। जिस पर बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया बल्कि मैं तो बस एक डीमन को बुलाने वाला था, पर लेकिन ये स्पेल मेरे काबू से हट गया है। और ये बात सुन के तो जेगन का भी फट के चबूतरा हो जाता है और मैं पता चलता है कि एक सॉर्सरर और ह्यूमन की पावर से डीमन को बुलाया जाता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिससे जेगन सोचता है शायद इससे तो मैं भी नहीं हरा पाऊंगा। और तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल डीमन समन हो जाता है और ये देखकर जेगन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये क्या भला है। पर लेकिन जेगन यहाँ पर नेफी को बचाना चाहता है इसलिए वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। पर लेकिन नेफी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से नहीं भागती है और जेगन अपने मन में सोचता है शायद आज मेरी आखिरी रात है। और तभी वो डीमन जेगन के सामने झुक जाता है और कहता है मास्टर आखिर मेरे लिए क्या हुक्म है। जिस पर जेगन भी सोचने लगता है आखिर ये क्या हो रहा है और तभी उसके हाथ में वो निशान चमकने लगता है और उसे पता चलता है कि ये एक आर्क डीमन की पावर है और जेगन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसलिए वो उसके सामने झुक रहा है। इसीलिए जेगन उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी लौट कर मत आना और वो डीमन भी वैसा ही करता है। और जेगन सभी को पकड़ कर उस गुफा से बाहर लेकर आ जाता है और होली नाइट जेस्टल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मास्टर ने आपको बुलाया है, इसीलिए वो होली नाइट वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर मैनुएला को भी दुकान खोलनी होती है इसलिए वो भी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जेगन बारबाडोस से पूछता है क्या तुम मुझसे बदला लेने वाले हो। जिस पर बारबाडोस कहता है कि इस सबको छोड़ दो, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ पर लेकिन मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। और वो उससे कहता है मैं बाद में तुम्हें अपने पैसों से एक अच्छी सी वाइन पिला दूंगा और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जेगन और नेफी एकदम अकेले हो चुके हैं क्योंकि सब लोग वहाँ से जा चुके हैं। और यहाँ पर नेफी जेगन से बोलती है आप बोलिए मास्टर आप मुझसे क्या कहना चाहते थे। और जेगन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। और वो उससे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती हो और मुझे माफ कर देना, मैं आज के बाद तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा। और वो ये भी कहने वाला होता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है पर लेकिन वो ऐसा नहीं कह पाता है। और ये सब कुछ देख के नेफी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो जेगन को स्लेव कॉलर देते हुए कहती है कि जब हम पहली बार मिले तब ये मेरे गले में था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसे दोबारा से पहना दो जिससे मैं कहीं भी ना जा पाऊँ क्योंकि मुझे आपके साथ ही रहना है। और इस बात सुन के जेगन एक स्माइल देता है और वो कॉलर उसके गले में पहना देता है। और दूसरी तरफ हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि जेगन कितना ज्यादा
अच्छा है और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और जो सॉसरर होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि जेगन कितना ज्यादा बदल गया है। और हम एक सॉसरर को देखते हैं जो अंदर आते हुए कह रहा होता है कि मैं जेगन को मार दूंगा। और दूसरी तरफ हम चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर चेस्टल को उसके ओहदे से निकाल दिया गया है क्योंकि वो जेगन को नहीं मार पाई थी। और भी होली नाइट कहते हैं कि जेगन कोई बुरा सॉसरर नहीं है, उसने चेस्टल की दो बार जान बचाई थी, पर लेकिन फादर उसकी बात नहीं मानते हैं और चेस्टल को उसके ओहदे से निकाल देते हैं। और फादर चेस्टल से कहते हैं कि चर्च के अंदर एक बहुत ज्यादा खतरनाक एंजेलिक नाइट आने वाला है, अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो वो शायद तुम्हें जान से मार देगा, इसलिए तुम शुक्र मनाओ कि तुम ये सब छोड़ के यहाँ से जा रही हो। और फादर की ये बात सुनकर चेस्टल भी वहाँ से चली जाती है। और दूसरे सीन में हम लोग जेगन को देखते हैं जो बुक पढ़ रहा होता है और इस बुक के बारे में पता लगा रहा होता है कि आखिर वो डीमन उसके सामने क्यों झुका। और वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक आर्क डीमन के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे होती है। और तभी हम देखते हैं कि नेफी जेगन के पीछे आती है और उसको डराने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जेगन बिल्कुल भी नहीं डरता है। और वो ये देख के नेफी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, पर लेकिन वो जेगन से कहती है कि उसने खाना तैयार कर दिया है। और वो लोग खाने के टेबल पे चले जाते हैं और जब जेगन खाना खाता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जब खाना खत्म करने के बाद जेगन जब पुडिंग खाता है तो इसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि जेगन ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं खाया होता है। पर लेकिन तभी जेगन को महसूस होता है कि कोई उसके बैरियर को तोड़ के उसकी तरफ आ रहा है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं वही बंदा होता है जो जेगन को मारने की बात कर रहा होता है। और देखते ही देखते वो बंदा जेगन के सामने आ जाता है, पर लेकिन जेगन उसको देखकर कहता है कि अभी मुझे परेशान मत करो और इस खाने का मजा लेने दो। और अगर गलती से भी नेफी के हाथों से बनाई हुई ये पुडिंग गिर गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर लेकिन वो सॉसरर उसकी बात नहीं मानता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन यहाँ पे जेगन उसको पंच मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस आर्मर के अंदर एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको देख के जेगन बहुत ज्यादा शॉक होता है, पर लेकिन नेफी कहती है आप घबराइए मत मास्टर, ये बस बेहोश हुई है। और उस लड़की के बेहोश होने की वजह से जेगन उसको बेड पर सुला देता है और जब उसको होश आता है तो वो जेगन के ऊपर डायरेक्ट हमला कर देती है, पर लेकिन जेगन उसको बड़े आसानी से रोक लेता है। और वो बच्ची कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर मारने आई थी, पर लेकिन तुमने तो मुझे बेड पर सुला दिया है और मैं तुम्हें यहाँ पर हराने भी आई थी, तो तुम मुझसे लड़ो। और उसकी ये बात सुनकर जेगन कहता है कि वैसे भी मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ और तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम एक आर्क डीमन को हरा सको। और वो लड़की जेगन को मारने आई थी, इसलिए जेगन उसको पनिशमेंट देता है कि जब तक वो यहाँ पर है वो नेफी के साथ मिलकर पूरे घर का काम करेगी। और जेगन उसको देख के समझ गया था कि वो लड़की एक ड्रैगन है। और उसकी ये बात सुन के वो लड़की कहती है कि इतनी कम पनिशमेंट, मुझे तो लगा कि तुम मुझे जान से ही मार डालोगे। और उसकी ये बात सुन के जेगन और नेफी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पर लेकिन वो लड़की नेफी के साथ मिलकर घर के कामों में उसकी मदद करने लगी थी। पर लेकिन वो लड़की थोड़ी परेशान होती है, इसलिए नेफी उसको देखकर कहती है कि तुम परेशान मत हो, मेरे मालिक बुरे नहीं है। हाँ उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर लेकिन वो दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पर लेकिन वहाँ तो जेगन उन लोगों की बातें छुप कर सुन रहा होता है। और जब आगे वो तीनों साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं और वो लड़की जब नेफी के हाथ का खाना खाती है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया होता है। और जेगन उससे कहता है कि तुम जितने भी दिन चाहे यहाँ पर रह सकती हो, पर लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुमसे कुछ और दिन यहाँ पर काम करवाऊंगा। और ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जेगन से कहती है आखिर तुम मुझे सजा क्यों नहीं दे रहे हो, बल्कि मैंने तुमको मारने की कोशिश की फिर भी। जिस पर जेगन कहता है कि कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है। और आगे वो लड़की सोने के लिए चली जाती है और वहाँ पर जेगन और नेवी उस लड़की को ही देख रहे होते हैं और देखते हैं कि उस लड़की के हाथ में एक चम्मच है जिससे वो खाना खा रही थी। और जब जेगन वो चम्मच उस लड़की के हाथ से लेता है तो वो लड़की जेगन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पापा प्लीज मत जाइए। और ये बात सुनकर नेफी कहती है अगर कैसा हो हम इसको अपने साथ इधर ही रख ले, ये अपने पापा और मम्मी के साथ यहाँ पर रहेगी। और नेफी कहती है ऐसा लग रहा है कि हम इसके पापा और मम्मी है। और ये बात सुनकर तो जेगन काफी ज्यादा शर्माने लगता है और चौंक जाता है। और ये सुनकर जेगन कहता है कि तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि ये हमारी बेटी जैसी है। पर लेकिन यहाँ तो नेफी कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। पर लेकिन यहाँ तो जेगन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों उस लड़की को देखने लगते हैं क्योंकि वो सोते सोए बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम और फूल होता है। और वो बताती है कि मुझे यहाँ पर रहते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और मेरी रूम पार्टनर एक एल्फ है जो बहुत ज्यादा अच्छी है और उसका नाम है नेफी। और नेफी ने उसको बहुत ज्यादा काम सिखाए होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जेगन जो हमेशा लाइब्रेरी में रहता है और साथ ही उसके आगे पीछे नेफी भी रहती है, पर लेकिन उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है वो मुझे नहीं पता। और हम बात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो तीनों घूमने के लिए निकले होते हैं और हम ऑल फोर को देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा प्यारे कपड़े पहने होते हैं और वो उन दोनों का हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ पर जेगन अपने मन में सोचता है मुझे फीलिंग आ रही है, पर लेकिन ये किस तरह की फीलिंग है। और वहीं पर नेफी उन दोनों के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। और हमें दूसरी तरफ चेस्टल को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रही होती है कि मेरी होली शॉट छीन ली गई है क्योंकि मैंने जेगन को नहीं मारा है और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती क्योंकि जेगन एक बुरा इंसान नहीं है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि जेगन और नेफी अपनी एक फैमिली बनाए। पर लेकिन अचानक से वो लोग उनके सामने आ जाते हैं और चेस्टल उनके पास जाकर पूछती है आखिर तुम्हारा बच्चा कब हुआ। और ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा शर्माने लगते हैं और जेगन कहता है ये हमारा बच्चा नहीं है और वैसे तुम हो कौन। जिस पर चेस्टल रोते हुए कहती है अब क्या तुम मुझे भी भूल गए। और जिस पर नेफी बताती है कि ये चेस्टल जिसने हमारी बहुत ज्यादा मदद की। और तभी वहाँ पर 3 होली नाइट आ जाते हैं और वो जेगन को देखकर कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पर लेकिन वो लोग तो वहाँ पर चेस्टल को लेने के लिए आए थे। और जेगन अपने मन में सोचने लग जाता है कहीं मेरे
मेरी वजह से इस नाइट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो तीनों एक साथ आर्क डीमन के कासल पे जाते हैं, जहाँ पर ऑरफुल उससे कहती है कि ये तो एक सीक्रेट डोर है। जिस पर जेगन उससे पूछता है क्या तुम इसको खोल सकती हो, जिस पर बोलती है हाँ मैं इसको खोल सकती हूँ। और ये बात सुनकर जेगन काफी ज्यादा खुश होता है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। और जेगन को ऐसा करता देखने फिर बिल्कुल ऐसा करती है और फिर वो तीनों अंदर जाने लगते हैं। और हम अंदर देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी होती है और जेगन उन दोनों को एक बुक ढूंढने के लिए कहता है, पर लेकिन तभी ऑल फोर को एक बुक मिलती है जो सॉर्सरी के बारे में होती है। और ये देखकर जेगन वो बुक उससे ले लेता है और फिर पढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उसी नाइट को दिखाया जाता है जिसका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा नाइट्स को मारने का। और उसके सामने आते ही सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और वो नाइट चेस्टल से पूछता है कि आखिर तुम ही हो ना जिसे चर्च से निकाल दिया गया है। और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने आज तक कितने सॉर्सरों को मारा है, जिस पर चेस्टल जवान लड़ते हुए कहती है कि इन सब में कोई भी नंबर मायने नहीं रखते हैं। और ये बात सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अब तुम्हें मरना होगा। और उसकी ये बात सुनकर चेस्टल के सभी साथी उसके सामने आ जाते हैं चेस्टल को बचाने के लिए। पर लेकिन तभी उसी जगह पे चर्च के फादर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम किसी भी कीमत पर चेस्टल को नहीं मारोगे। पर लेकिन वो नाइट कहता है कि स्वॉर्ड अपना मास्टर खुद चुनती है, इसलिए इसे मरना होगा। और वो इसी वजह से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है चेस्टल को मारने के लिए। पर लेकिन फादर चेस्टल को बचा लेते हैं और उसकी स्वॉर्ड उसे वापस कर देते हैं, ये कहते हो कि तुम इसे अपने पास रखो वरना वो तुम्हें मार देगा। और दूसरी तरफ हम एक बार का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम बारबाडोस और जेगन को देखते हैं और वो आराम से चिल मार रहे होते हैं। पर लेकिन बारबाडोस जेगन का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसके साथ एक बच्ची रह रही है और वो उसको बताता है कि इस शहर में एक न्यू एंजेलिक नाइट आया है और वो नाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसके पास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा सॉर्सररों को मारने का और उसका अगला निशाना तुम हो और तुम उसके हाथों जल्दी से मरने वाले हो। वो लोग अपनी ये बातें कर रहे होते हैं, पर लेकिन तभी उनके पीछे से वही एंजेलिक नाइट आ जाता है और ये देखकर बारबाडोस का फटके 464 हो जाता है और इसी वजह से वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर लेकिन सही समय पर जेगन उसको रोक देता है और कहता है कि ये हमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आया है। जिस पर वो नाइट कहता है चलो यहाँ पर कोई तो है जो मुझे समझ सकता है। और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। पर लेकिन जेगन कहता है तो तुम ही हो जिसने बहुत सारे सॉर्सरर और नाइट्स को मारा है, पर तुम्हें देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जिस पे वो नाइट कहता है हाँ तुम्हें भी देख के ऐसा नहीं लगता है कि तुम कोई आर्क डीमन हो। और आगे जेगन को पता चलता है कि इसी की वजह से चेस्टल को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया था। और वो नाइट कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चेस्टल को भी मार दूंगा क्योंकि वो तुम्हें नहीं मार पाई थी। और ये बात सुनकर जेगन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि ये मेरी जगह है, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जिस पर वो नाइट कहता है हमारे चर्च को तुम्हारे जैसे आर्क डीमन को मार के काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और उस नाइट के जाने के बाद जेगन बारबाडोस से कहता है कि तुम इस नाइट का पीछा करो, शायद ये सच में चेस्टल को मार दे। और उसकी ये बात सुन के बारबाडोस भी उसके पीछे चला जाता है और जेगन अपने घर पे चला जाता है। और हम देखते हैं कि नेफी अभी तक उसका इंतजार कर रही है, पर वहीं पर ऑल फोर सो गई है क्योंकि आज पूरे दिन उसने नेफी की काम में बहुत ज्यादा मदद कराई है। और ऑल फोर इतनी ज्यादा क्यूट लग रही होती है सोते हुए कि नेफी और जेगन उसे ही घूर रहे होते हैं और वो घूरते घूरते इतने ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि उनके बीच किस होने वाला होता है। पर लेकिन तभी वहाँ पर बारबाडोस आ जाता है और वो अपने साथ चेस्टल को भी लाया होता है क्योंकि उसको किसी ने पॉइजन दिया होता है। और ये देखकर नेफी उसको देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी ऑल फोर उठ जाती है और जब वो अपने सामने किसी नाइट को देखती है तो उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देती है। पर लेकिन सही समय पे जेगन उसको बचा लेता है और वो उससे कहता है प्लीज तुम इससे मत मारो। जिस पर वो बोलती है मैं जब भी अपने सामने किसी नाइट को देखती हूँ तो उसे डायरेक्ट मार देती हूँ, मुझे नाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने ही मेरे फादर को मारा होता है। जिस पर जेगन कहता है कि इसने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है, वो कोई और नाइट होगा और अगर तुम ऐसे ही अपने दुश्मन बनाते रहोगी तो आगे चलकर तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। और जेगन की ये सब बातें सुनकर ऑल फोर को भी समझ आ जाता है कि चेस्टल ने उसके फादर को नहीं मारा है। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चेस्टल को होश आ जाता है और वो सबसे पहले जेगन को देखती है और उससे कहती है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर जेगन कहता है कि तुम मेरे कैसल पे हो और नेफी ने तुम्हारी जान बचाई है। और जेगन उससे पूछता है आखिर तुम्हें जहर किसने दिया। जिस पर वो बोलती है कि मुझे एक लेटर आया था और जब मैं उसके मालिक से मिलने गई और फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने चाय पी और उसके बाद से मैं बेहोश हो गई थी और क्या पता शायद उन्हीं ने मुझे जहर दिया हो। और ये बात सुनकर जेगन चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पर लेकिन यहाँ पर चेस्टल बिल्कुल अकेली होती है, इसलिए वो जेगन को वहीं पर रुकने के लिए कहती है। और अगले दिन चेस्टल को कैसल में रहने के लिए इजाजत मिल जाती है, पर लेकिन एक मेड के रूप में। और काम करते करते चेस्टल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और काम के बीच में ऑल फोर उसको चिढ़ाती थी और उसका काम खराब करके चली जाती थी, जिससे चेस्टल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और वो जेगन से पूछती है आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। जिस पर जेगन बताता है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर को एक होली नाइट ने मार दिया था, इसी वजह से वो हर नाइट से नफरत करती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें ऑल फोर को दिखाया जाता है जो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है और वो लिखती है कि मुझे चेस्टल को परेशान करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, पर लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं बोलती है। और मैं बाद में चेस्टल और नेफी को दिखाया जाता है जहाँ पर नेफी उससे कहती है कि वो और मैं हमेशा इधर ही नहाते हैं। जिस पर चेस्टल को ऐसा लगता है कि वो जेगन की बात कर रही है जो हमेशा उसी के साथ नहाता है, पर लेकिन यहाँ तो नेफी ऑल फोर की बात कर रही होती है। और जब ये बात चेस्टल को पता चलती है तो वो कहती है अच्छा तुम ऑल फोर की बात कर रही थी, मुझे लगा कि तुम जेगन की बात कर रही हो। और ये बात सुनकर नेफी काफी ज्यादा शर्माने
चिल्लाने लगती है। और हमें दूसरे सीन में ऑल फोर को दिखाया जाता है कि उसके सामने उसके फादर को किसी ने मार दिया है, पर लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही होती है और वो कहती है कि मैं उस नाइट को नहीं छोड़ूंगी, और वो ऐसा करने के लिए उसके पास भी जाती है, पर लेकिन उसे नहीं मारती है। नेक्स्ट सीन में जेगन को दिखाया जाता है जिसके पास नेफी दौड़ते हुए आती है और कहती है कि मुझे ऑल फोर पूरे कमरे में कहीं भी नहीं मिल रही है। और हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ऑल फोर बता रही होती है कि जेगन ने उसे बेटी की तरह पाला है और नेफी भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, फिर भी वो उस एंजेलिक नाइट से बदला लेना चाहती है जिसने उसके फादर को मारा है, इसलिए वो इसे छोड़ के जा रही है। और वो सब कुछ एक डायरी में लिख के उस डायरी को वहीं पे छोड़ देती है और एक गुफा में चली जाती है और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए। ऑल फोर यहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर बनने आई थी और अपने फादर की मौत का बदला भी चाहती थी, इसलिए वो उस गुफा में चली जाती है। पर लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि ये वही नाइट होता है जो उससे कहता है कि बच्ची मैंने आज से पहले तुम्हें इस गुफा में नहीं देखा है। और गाइस मैं बता दूं कि इस नाइट का नाम रेफेल है, और जब ऑल फोर रेफेल को देखती है तो उसे याद आ जाता है कि यही वो बंदा है जिसने उसके फादर को मारा था, और वो ये देखकर उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है। और ये देखकर रेफेल भी अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और ऑल फोर को समझ आ जाता है कि वो यहाँ पर आज मरने वाली है। पर लेकिन तभी जेगन आ जाता है और उसकी तलवार को पकड़ लेता है और ऑल फोर जेगन को देखकर रोने लगती है। और जेगन को देखकर रेफेल अपनी होली स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन यहाँ पर जेगन भी कहाँ कम था, उसे भी पता था कि होली स्वॉर्ड के पावर को कैसे सप्रेस करना है। और जेगन यहाँ पर एक एनर्जी शील्ड बनाता है जिससे वो उसके अटैक को काउंटर कर देता है और रिफ्लेक्ट कर देता है। वो दोनों लड़ रहे होते हैं, पर लेकिन तभी वहाँ पर उस जगह का डीमन जाग जाता है और हमें जेगन को दिखाया जाता है। और जेगन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक पंच मारता है जिससे रेफेल बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और जेगन अपने मन में सोचने लगता है कि इस पंच के बाद तो रेफेल उठ ही नहीं पाएगा, पर लेकिन हम देखते हैं कि इतनी चोट खाने के बावजूद रेफेल अपने पैरों पे खड़ा होता है। और हमें दूसरी तरफ नेफी को दिखाया जाता है जो चेस्टल को सब कुछ बता देती है जो भी वहाँ चल रहा होता है। और ये सब सुनने के बाद चेस्टल अपनी तलवार उठाती है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और हमें अगले सीन में ऑल फोर को दिखाया जाता है जो कि जेगन को सभी कहानी बता रही होती है कि कैसे एक दिन एंजेलिक नाइट की टोली आई होती है उसके फादर को कहीं पे ले जाने के लिए, और उसके फादर इतने ज्यादा अच्छे थे कि वो बिना कुछ किए उनके साथ चले गए क्योंकि उन लोगों ने उनसे मदद मांगी होती है। और मेरे फादर सभी ड्रैगनों के लीडर थे और बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनके पास बहुत ही ज्यादा ज्ञान था जो वो और भी लोगों को बांटा करते थे, और इसी के लिए वो और मेरे फादर सभी ड्रैगनों के लीडर थे और बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनके पास बहुत ही ज्यादा ज्ञान था जो वो सभी लोगों के साथ बांटा करते थे, इसलिए वो उन लोगों के साथ चले गए। जब 7 दिन हो गए फिर भी उसके फादर नहीं लौटे, इसलिए ऑल फोर ने सोचा कि वही अपने फादर को ढूंढ ले। और जब वो अपने फादर को ढूंढने के लिए निकलती है तो उसको उसके फादर मिल जाते हैं, पर लेकिन वो देखती है कि एक एंजेलिक नाइट उसके फादर का खून पी रहा है। और ये नजारा इतना ज्यादा भयानक होता है कि ऑल फोर ये देखकर बेहोश हो जाती है। और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर रेफेल ये सब सुनकर कहता है कि अच्छा तुम उस महान ड्रैगन की बेटी हो तो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, और वो ये कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ तो जेगन भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा होता है और उसको लगता है कि आज उसका खेल खत्म होने वाला है, पर लेकिन तभी वहाँ पर चेस्टल आ जाती है और उसके अटैक को रोक देती है। और जेगन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे वहीं पे मारने वाला होता है, पर लेकिन तभी उसे चेस्टल रोक देती है और वो रेफेल से कहती है कि आप वही हो ना जो एक संगठन की बात कर रहे थे जो होली नाइट्स और सॉर्सरर के बीच में लड़ाई ना हो इसकी पूरी कोशिश करते हैं। और ये सब बात सुनकर सभी को समझ आ जाता है कि रेफेल कोई भी बुरा इंसान नहीं है बल्कि वो तो भला मानुस है जो इस लड़ाई को रोकना चाहता है। और रेफेल सब कुछ बताने वाला होता है, पर लेकिन तभी उस जगह का डीमन जाग जाता है और डायरेक्ट ऑल फोर के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर वो उसे लगता है तो वो मर जाएगी, पर लेकिन तभी ऑल फोर को बचाने के लिए रेफेल बीच में आ जाता है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि रेफेल का एक हाथी उड़ जाता है। और ये देख के ऑल फोर बहुत ज्यादा शॉक होती है कि जिस बंदे ने उसके फादर को मारा भला उसकी वो जान क्यों बचा रहा है। और उस डीमन ने ऑल फोर के ऊपर हमला किया होता है, इसलिए जेगन उससे कहता है कि एक डीमन हो के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हमला करने की। और वो ये कहकर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है जिससे वो एक ही बार में निपट जाता है। और जेगन रेफेल के पास जाता है और कहता है कि आखिर तुमने ऑल फोर की जान क्यों बचाई और आखिर तुम्हें हमें क्या बताना है। और यहाँ पर रेफेल बताता है कि ऑल फोर के फादर बहुत ही ज्यादा महान और ताकतवर ड्रैगन थे जो सभी की मदद करते थे, पर लेकिन लड़ाई में डीमन के साथ लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। और तुम्हारे फादर और मैं बचपन से बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे और उनके आखिरी समय पे उन्होंने मुझसे अपना खून पीने के लिए कहा जिससे मैं लड़ता रह सकूं, इसलिए मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है और मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है। पर लेकिन तभी बारबाडोस कहता है और जो तुमने 499 सॉर्सररों को मारा है उसका क्या होगा, जिस पर रेफेल कहता है ऐसी बात नहीं है बल्कि मैं तो सॉर्सररों के साथ मिलजुल के रहना चाहता हूँ, पर लेकिन जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो उनको लगता है कि मैं दोषी हूँ और वो मुझ पर हमला कर देते हैं। और वो लोग अपनी ये बात कर रहे होते हैं तभी उस डीमन को होश आ जाता है और वो वापस से खड़ा होकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन चेस्टल बीच में आ जाती है और उसके हमले को बीच
से ही काट देती है और इस मौके का फायदा उठाकर जेगन उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हमला करता है, जिससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और चेस्टल के पूछने पर जेगन बताता है कि जो स्पेल मैंने बनाया है वो सामने वाले की पावर को खींच लेता है और उसी की पावर से उसके ऊपर हमला करता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेफेल की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इसी वजह से जेगन रेफेल को थोड़ा सा हील कर देता है, जिससे वो वापस से उठ के बताता है कि मैं जब भी किसी भी सॉर्सरर को कहता था कि तुम मेरे साथ में आ जाओ और वो डर के मेरे ऊपर हमला कर देते थे, इसी वजह से मुझे बचाव के लिए उनके ऊपर हमला करना पड़ता था। और ये सब बात सुन के जेगन कहता है कि अगर तुम सबसे ऐसे बात करोगे तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। और रेफेल बताता है कि मुझे पता है कि चेस्टल को किसने जहर दिया है और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं उसको मारने जा रहा हूँ। और हमें उसी चर्च के फादर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम एक नंबर के निकम्मे हो जो चेस्टल को जहर देकर भी नहीं मार पाए। फादर यहाँ पर ये चाहते थे कि चेस्टल के मरने के बाद वो शॉट किसी और को मिल सके जो सॉर्सरर को मारने में उसकी मदद कर सके। और जब वो देखता है कि उसके सामने रेफेल खड़ा है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो फादर कहता है कि आपको बहुत ज्यादा चोट लगी, आइए मैं आपको मलहम लगा देता हूँ। और वो अपने उसी जहर को बाहर निकाल लेता है। और जब फादर उस मलहम मतलब उस जहर को उसके हाथ पे लगाने वाला होता है, तभी रेफेल उसके हाथ को काट देता है और वो फादर को नीचे गिराकर कहता है कि तुमने लेडी चेस्टल को मारने की कोशिश की थी, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। और वो इतना कहने के बाद उसे मार देता है। और हमें दूसरे सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेस्टल और जेगन आराम से बैठ के चाय पी रहे होते हैं। और यहाँ पर चेस्टल आराम से चाय पी रही होती है, तभी उसके पीछे रेफेल आ जाता है और ये देखकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है। पर लेकिन तभी जेगन बताता है कि मैंने रेफेल को यहाँ पर काम पे रख लिया है, कि जब रेफेल कल मेरे घर पे आया था तो बहुत ही ज्यादा घायल था और वो कह रहा था कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब आपकी जो मर्जी है वो मेरे साथ कर सकते हैं। इसीलिए सजा के तौर पर ऑल फोर ने रेफेल को नेफी की मदद करने के लिए कहा, जिससे नेफी के साथ साथ ऑल फोर की मदद हो जाएगी। और इसीलिए ऑल फोर रेफेल को एक लोहे का हाथ गिफ्ट करती है और इसके बाद चेस्टल भी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे सॉर्सरर और चर्च के लोगों को एक साथ लाना होता है। और उसके जाने के बाद बारोडोस भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे कोई काम याद आ गया था। और नेफी तभी जेगन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। और ये सब देख के जेगन भी समझ जाता है आखिर नेफी को क्या चाहिए। और फिर रेफेल ऑल फोर की आंखें बंद कर देता है, क्योंकि ये सीन बच्चों के लिए नहीं है। और फिर नेफी जेगन को हक कर लेती है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेफी ने एक बहुत ही अच्छी स्वीट बनाई है जो बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है। और यहाँ पर जेगन सोचने लगता है अगर मैंने इसे छुआ तो शायद ये टूट भी सकता है, इसलिए वो नेफी को उसे खिलाने के लिए कहता है। और ये सुन के नेफी बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है, पर लेकिन वो बाद में मान भी जाती है। और यहाँ पर वापस से बाबू सुनना चालू हो जाता है और इन सब में ऑल फोर भी इंटरेस्ट ले रही होती है। और ये देख के रेफेल वापस से उसकी आंख बंद करने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों वापस से शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पर मैफी मैनुला के पास जाके उसे वही मिठाई देती है और उससे बहुत ज्यादा बातें करने लगती है। और वहाँ पर जेगन नेफी को बुलाने जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक ग्रामोफोन पे पड़ती है और तभी मैनुला उसे बताने लगती है कि ये एक म्यूजिक टूल है जो कुछ बच्चों को मिला था और ये खराब होने की वजह से वो बच्चे इसे फ्री में ही छोड़ के वहाँ पर चले गए। और ये सब सुन के जेगन को अपना बचपन याद आने लगता है कि कैसे वो कूड़े को बेचने की कोशिश करता था जिससे वो अपना पेट भर सके, इसलिए जेगन उसको खरीद लेता है, वो भी ज्यादा तगड़ी रकम देकर। और जब वो घर पे आता है तो वो देखता है कि उसके घर पे चेस्टल और बारोडोस आए होते हैं। और नेफी के वापस आने के बाद चेस्टल उसकी मदद करने लगती है रसोई में। और खाना बनाने के बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि जेगन ने उस म्यूजिक टूल को ठीक कर दिया है। और जब उसमें से म्यूजिक बजता है तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है, जिसको सुनकर रेफेल कहता है कि मैंने बहुत समय पहले एक टाउन विजिट किया था जहाँ पर ऐसा ही गाना बज रहा था। और वो कहता है कि वहाँ पर लोग इस गाने के साथ हाथों में हाथ डाल के डांस भी करते हैं। और वो म्यूजिक बज रहा होता है और वो सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। और नेफी ने इतना ज्यादा अच्छा खाना बनाया होता है कि जेगन उसकी तारीफ कर रहा होता है, पर लेकिन तभी उस म्यूजिक बॉक्स से बहुत ही खराब आवाज निकलने लगती है। और ये सब देख के रेफेल एक हाथ मारता है उस ग्रामोफोन के ऊपर, जिससे वो डायरेक्ट बंद ही हो जाता है। और खाना खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि जेगन उस ग्रामोफोन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। पर लेकिन तभी वहाँ पर नेफी आ जाती है और वो जेगन से पूछती है आखिर आपने इसे क्यों खरीदा, जिस पर जेगन बोलता है कि बस मुझे गाना सुनने का मन था इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। और वो ग्रामोफोन एक अच्छा सा गाना प्ले करने लगता है जो सुनकर वो दोनों उस गाने को एंजॉय करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम रेफेल और ऑल फोर को देखते हैं जो उन दोनों को देख ही रहे होते हैं, पर लेकिन तभी नेफी गाना गाना स्टार्ट कर देती है और उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। और ये सब सुनकर तो जेगन को नाचने का मन कर रहा होता है और वो नेफी से डांस के लिए पूछता है और नेफी भी वहाँ पर मान जाती है, पर लेकिन उन दोनों को डांस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है। और ये सब कुछ देखकर रेफेल आगे आता है और उन्हें पोजीशन सिखाने लगता है, पर लेकिन वो दोनों तो हिल ही नहीं रहे होते हैं, जिस पर रेफेल कहता है कि डांस करने के लिए आपको हिलना भी पड़ता है। और इतनी स्लो प्रोग्रेस देखकर ऑल फोर तो वहीं पर सो जाती है, पर लेकिन वो दोनों धीरे धीरे सीख रहे होते हैं। और उन दोनों को पर्सनल टाइम देने के लिए रेफेल ऑल फोर को लेकर वहाँ से चला जाता है और उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और डांस करते करते ये एनिमे यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमको मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन में।